नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की दुनिया में हुए एक बहुत ही अहम और ताज़ा बदलाव पर गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास जीएसटी नेटवर्क मतलब जीएसटीएन से आई एक नई एडवाइजरी है और साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए एक गाइड भी है। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स एक नई और काफ़ी आसान बताई जा रही जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम पर है, जो 1 नवंबर 2025 से लागू हुई है। जी हाँ। सुना है कि इसका जो मेन मकसद है वो छोटे टैक्स पेयर के लिए कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन आसान करना है और बिजनेस करने में भी आसानी लाना है। बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, तो चलिए आज इसी पर फोकस करते हैं, समझते हैं कि ये नई सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना, जिसे नियम 14A भी कहा जा रहा है, ये आखिर है क्या और जो छोटे बिजनेस हैं वो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी बारीकियों को समझें ताकि सुनने वाले जान सकें कि ये उनके काम की है भी या नहीं, और अगर है तो इसका इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल, एकदम आसान भाषा में कहूं तो ये उन टैक्स पेयर्स के लिए एक सिंपल, पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जिन्हें लगता है, मतलब जिनका अपना असेसमेंट है कि उनकी महीने भर की टोटल टैक्स लायबिलिटी, वो भी सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को जो वो सप्लाई करते हैं, उस पर वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। अच्छा। इसमें सारे टैक्स शामिल हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस भी। और ये अंदाजा उन्हें खुद लगाना है, मतलब ये सेल्फ असेसमेंट पे बेस्ड है। अच्छा, ये 2.5 लाख वाली बात तो ठीक है, पर ये कि सिर्फ रजिस्टर्ड व्यक्तियों को की गई सप्लाई पे, ये थोड़ा और समझाएंगे। मतलब अगर मेरी दुकान है और ज्यादातर आम ग्राहक आते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये नियम खास तौर पर उन बिजनेस के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B सप्लाई करते हैं, लेकिन छोटे स्केल पर। अगर आपकी ज्यादातर बिक्री सीधे कंज्यूमर को है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन सेल्स पर बनने वाली टैक्स लायबिलिटी इस 2.5 लाख की लिमिट में नहीं गिनी जाएगी। समझी। तो ये B2B वाले छोटे प्लेयर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। अच्छा, और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? आपने कहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिल्कुल। देखिए, ये सरकार के जो बड़े जीएसटी सुधार चल रहे हैं उसी का हिस्सा है। वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और फिर 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो सितंबर 2025 में हुई थी, उसमें इसे मंजूरी मिली। हाँ। मकसद बिल्कुल साफ है। जो छोटे कारोबारी हैं और जिनका रिस्क प्रोफाइल कम है, उनके लिए लाल फीता शाही, ये कागजी कार्रवाई कम करना। पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन में 3 से 7 दिन, कभी-कभी तो हफ्ते भी लग जाते थे। हाँ, वो तो था। अब कोशिश ये है कि अगर आपका आधार वेरिफिकेशन वगैरह सब सही है, तो करीब 96% मामलों में सिर्फ 3 वर्किंग डेज में ऑटो अप्रूवल मिल जाए, ऑनलाइन। 3 दिन? ये तो वाकई बहुत तेज है। पहले के मुकाबले तो बहुत बड़ा सुधार है। तो फिर कौन लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या हर छोटा कारोबारी? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा है और जिसका अपना मतलब सेल्फ असेसमेंट ये कहता है कि रजिस्टर्ड पार्टियों को सप्लाई करने पर उसकी महीने की टोटल टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी, वो इस नियम 14A के तहत अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ 2 शर्तें ध्यान रखनी है। पहली, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये लिमिट सिर्फ रजिस्टर्ड खरीदारों को की गई सप्लाई पर है। और दूसरी, एक पैन नंबर पर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप इस स्कीम के तहत सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं। अच्छा, एक पैन, एक राज्य, एक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पर मेरा एक सवाल है, मान लीजिए किसी ने शुरू में अंदाजा लगाया कि उसकी लायबिलिटी 2.5 लाख से कम रहेगी। उसने स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले लिया, पर बिजनेस अच्छा चल निकला और कुछ महीनों बाद लायबिलिटी बढ़ने लगी, लिमिट क्रॉस हो गई, तब क्या होगा? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट पर है, तो ईमानदारी से अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। अगर बाद में लायबिलिटी बढ़ जाती है और सीमा पार हो जाती है, तो इस स्कीम से बाहर निकलने का प्रॉपर तरीका है। उसकी अपनी शर्तें हैं जिन पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर शुरू में ही गलत अंदाजा लगाया तो हो सकता है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या बाद में कंप्लायंस में दिक्कत आए। इसका एक उदाहरण भी हम देखेंगे। ठीक है, तो निकलने का ऑप्शन है, ये अच्छी बात है। अब आते हैं प्रक्रिया पर। आपने कहा ऑनलाइन है, तेज है, तो पोर्टल पर क्या खास फीचर्स हैं इसके लिए? आधार का रोल कितना अहम है? हाँ, पोर्टल पर इसे काफी स्ट्रीमलाइन किया गया है। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो फॉर्म GSTRG 01 होता है, उसी में एक ऑप्शन आता है नियम 14A के तहत पंजीकरण का विकल्प। आपको बस वहां हाँ चुनना है। अच्छा, बस एक चेकबॉक्स टिक करना है। बिल्कुल। और इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है आधार ऑथेंटिकेशन। जो बिजनेस के प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं और कम से कम एक प्रमोटर या पार्टनर, उनका आधार वेरिफिकेशन मैंडेटरी है।
कुछ खास लोगों को छूट है, पर ज्यादातर के लिए ये जरूरी है। और ये वेरिफिकेशन कैसे होता है? ये ऑनलाइन ही हो जाता है, ई-KYC के जरिए। जैसे ये सफलतापूर्वक हो जाता है, सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है। और जैसा मैंने बताया, अगर कोई गड़बड़ नहीं मिलती तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN जनरेट होने के 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको ईमेल या SMS पर आपका GSTN मिल जाता है। तो मतलब दफ्तर जाने की या लंबे इंतजार की कोई जरूरत नहीं। ये तो बहुत बढ़िया है। और अगर मान लीजिए 3 दिन में कोई जवाब नहीं आया तो? ना हाँ ना ना हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। GST काउंसिल की नई सिफारिश के मुताबिक अगर 3 कामकाजी दिनों में विभाग की तरफ से कोई सवाल या आपत्ति नहीं आती है तो उसे डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड समझा जाएगा। वाह, डीम्ड अप्रूवल। ये तो छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की बात है। बस जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, है ना? जैसे पैन, आधार, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स वगैरह। बिल्कुल, स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। आधार लिंक होने से काफ़ी जानकारी तो वैसे भी ऑटो वेरीफाई हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बिजनेस के टाइप पर निर्भर करती है। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, सबके लिए थोड़ी अलग अलग होती है, पर अब ज़्यादातर डिजिटल ही चाहिए। ये तो हुई नियम 14A की बात। क्या इस तरह की कोई और सहूलियत भी आ रही है? आपने ई-कॉमर्स का जिक्र किया था। जो लोग ऑनलाइन बेचते हैं अलग-अलग राज्यों में, उनके लिए भी कुछ है? हाँ, ये भी GST 2.0 सुधारों का ही एक हिस्सा है। जो छोटे सप्लायर्स हैं, जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, Flipkart वगैरह के जरिए मल्टीपल स्टेट्स में सप्लाई करते हैं, उनके लिए एक अलग इको स्कीम यानी ई-कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़ी योजना भी प्रस्तावित है। अच्छा, वो कैसे काम करेगी? उसकी खासियत यह है कि उन्हें हर राज्य में अलग-अलग रजिस्ट्रेशन लेने और वहां अपना बिजनेस का प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं होगी। वो एक ही पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन से काम चला सकेंगे। हो सकता है वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के एड्रेस का इस्तेमाल कर पाएं। इससे उनका कंप्लायंस का खर्चा और सिरदर्दी काफी कम हो जाएगी। इसके डिटेल्ड गाइडलाइंस जल्द ही CBIC सर्कुलर के जरिए आने की उम्मीद है। ये तो ऑनलाइन सेलर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। मतलब बार-बार अलग-अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन का झंझट खत्म। तो कुल मिलाकर सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है कम रिस्क वाले आवेदकों के लिए प्रोसेस को आसान और तेज बनाने के लिए। बिल्कुल, पीछे AI बेस्ड रिस्क स्कोरिंग सिस्टम काम करता है। वो एप्लीकेशन को एनालाइज करता है। जो लो रिस्क एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें जल्दी ऑटो अप्रूवल मिल जाता है। हाँ, अगर किसी एप्लीकेशन में सिस्टम को ज्यादा रिस्क दिखता है या अंदाजा 2.5 लाख से ज्यादा का है, तो उनके लिए स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस ही फॉलो होगा, जिसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। समझ गई। अब वापस आते हैं नियम 14A पर। मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, बिजनेस अच्छा चला और अब मैं 2.5 लाख रुपए महीने की टैक्स लायबिलिटी वाली लिमिट क्रॉस करने लगी हूँ। अब मुझे इस स्कीम से बाहर निकलना है। तो क्या ये प्रोसेस भी आसान है या इसमें कुछ पेच हैं? देखिए, बाहर निकलने का रास्ता तो है, लेकिन हाँ, उसकी कुछ शर्तें जरूर हैं। ये इसलिए ताकि स्कीम का मिसयूज ना हो। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त, आपको बाहर निकलने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन एक फॉर्म भरना होगा, फॉर्म GST REG 32। दूसरी, जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख तक आपके पिछले सारे GST रिटर्न्स फाइल्ड होने चाहिए। कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे रिटर्न अप टू डेट होने चाहिए। हाँ। तीसरी, एक मिनिमम पीरियड है जिसके लिए आपने रिटर्न फाइल किया हो। अगर आप 1 अप्रैल 2026 से पहले निकल रहे हैं तो कम से कम 3 महीने के रिटर्न भरे होने चाहिए। और अगर 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद निकल रहे हैं तो कम से कम एक टैक्स पीरियड, जैसे अगर आप तिमाही रिटर्न भरते हैं तो 1 तिमाही के रिटर्न भरे होने चाहिए। अच्छा, एक मिनिमम टाइम तक स्कीम में रहना जरूरी है। हाँ, एक तरह से। चौथी शर्त, आपके इस वाले रजिस्ट्रेशन में कोई और अमेंडमेंट या कैंसलेशन की एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। और पांचवी, डिपार्टमेंट की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कोई कार्यवाही सेक्शन 29 के तहत शुरू या पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब निकलने से पहले अपना पूरा रिकॉर्ड साफ सुथरा रखना होगा। बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी बात है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेते समय जो जानकारी दी थी, जैसे बिजनेस का पता या कुछ और, उसमें कोई बदलाव हुआ है तो बाहर निकलने की एप्लीकेशन डालने से पहले आपको वो बदलाव भी पोर्टल पर अपडेट करना होगा, नियम 19 के तहत। ओ, ये जरूरी है। पहले अपडेट, फिर एग्जिट एप्लीकेशन। हाँ, और फिर इस एग्जिट एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन भी वैसे ही होगा, आधार वगैरह से ऑनलाइन। अगर सब ठीक रहा तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा फॉर्म GST REG 33 में। अगर नहीं तो रिजेक्शन आएगा फॉर्म GST REG 05 में। अप्रूवल मिलने के अगले महीने से आप 4.5 लाख की लिमिट क्रॉस कर सकते हैं।
पिछले महीनों के रिटर्न में जाकर आप लायबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। समझ गई। शर्तें तो हैं पर प्रोसेस क्लियर है। गाइड में शायद कुछ रियल लाइफ उदाहरण भी दिए गए थे, उनसे शायद ये बातें और क्लियर हो जाएं। हाँ, गाइड में कुछ अच्छे उदाहरण हैं। हाँ, जैसे एक प्रिया का हैंडलूम हेवन वाला केस था। जयपुर की बुनकर हैं प्रिया। वो रजिस्टर्ड बुटीक्स को महीने में करीब 1.8 लाख का माल बेचती थी। पहले जब उन्होंने अप्लाई किया था तो रेंट अग्रीमेंट में कुछ इशू था, 10 दिन लग गए थे। 1 नवंबर के बाद उन्होंने इस नई स्कीम में अप्लाई किया, आधार लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और सिर्फ 2 दिन में GSTIN मिल गया। इससे वो बिना देरी के Etsy पर अपना स्टोर लॉन्च कर पाएं। इसका लेसन क्या है? शायद यही कि ईमानदारी से सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। खैर, एक विक्रम का गैजेट फ्लिप का उदाहरण है जो इको स्कीम से जुड़ा है। विक्रम फ्लिपकार्ट पर 5 अलग-अलग राज्यों में यूज्ड फोन बेचते थे। महीने का टर्नओवर करीब 2 लाख रुपए था। पुराने सिस्टम में उन्हें 5 अलग-अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी। अब नई इको स्कीम के तहत उनका एक ही पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिन में हो गया। उन्होंने शायद फ्लिपकार्ट की ही एड्रेस को यूज किया होगा। इससे उनके कंप्लायंस कॉस्ट में करीब 15,000 रुपए सालाना बचे। इसका लेसन, ऑनलाइन सेलर्स के लिए ये नई स्कीम बहुत काम की हो सकती है। हाँ, बस उन्हें अपनी सारी सप्लाईज को सही से डिक्लेयर करना होगा। चेतावनी वाली कहानी भी थी दिल्ली के कैफे मालिक की। उनकी महीने की कमाई थी 3 लाख रुपए, लेकिन ज्यादातर आम ग्राहकों से, मतलब अनरजिस्टर्ड कस्टमर से। उन्होंने सोचा कि वो भी नियम 14A में आ सकते हैं। यही गड़बड़ हो गई। हाँ, वो ये भूल गए कि 2.5 लाख रुपए की लिमिट सिर्फ रजिस्टर्ड खरीदारों को सप्लाई पर थी। उनका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया। फिर उन्हें नॉर्मल तरीके से अप्लाई करना पड़ा, जिसमें 7 दिन लगे और लेट फाइलिंग की पेनल्टी भी लगी, शायद 5,000 रुपए की। ये बहुत अच्छा उदाहरण है ये समझने के लिए कि नियम की शर्तों को, खासकर रजिस्टर्ड बनाम अनरजिस्टर्ड वाली बात को ध्यान से समझना कितना जरूरी है। पोर्टल पर जो टर्नओवर कैलकुलेटर है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये उदाहरण काफी प्रैक्टिकल इंसाइट्स देते हैं। हाँ, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो नियम 14A उन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए वाकई एक बड़ा कदम है जिनकी मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, वो भी रजिस्टर्ड पर्सन्स को सप्लाई पर, 2.5 लाख रुपए से कम रहने का अनुमान है। ये प्रोसेस तेज है, लगभग 3 दिन का, पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक है, पोर्टल के जरिए। सही। आधार ऑथेंटिकेशन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, अगर बिजनेस बढ़ता है और आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो स्कीम से बाहर निकलने की अपनी शर्तें हैं जिनका पालन करना होगा। बिल्कुल। और ये सब जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, जिसमें ई-कॉमर्स सप्लायर्स के लिए इको स्कीम जैसे और भी उपाय शामिल हैं। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा नई सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना यानी नियम 14A पर। ये निश्चित रूप से छोटे व्यवसायों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है। इससे वो रजिस्ट्रेशन की जटिलताओं में उलझने के बजाय अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल भी आ रहा है सोचने के लिए। हाँ, जरूर बताइए। देखिए, जिस तरह से ये प्रोसेस ऑटोमेटेड हो रहा है, तेज हो रहा है और सेल्फ असेसमेंट पर इतना जोर है, तो क्या इससे जो नए छोटे कारोबारी हैं उनके लिए टैक्स एडवाइजर्स या कंसल्टेंट्स की भूमिका बदलेगी? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या अब कंसल्टेंट्स का फोकस सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने से हटकर रजिस्ट्रेशन के बाद के कंप्लायंस, सही रिटर्न फाइलिंग, बिजनेस प्लानिंग और सलाह देने पर ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेल्फ असेसमेंट वाला पहलू उन कारोबारियों के लिए एक नया रिस्क बन जाए जो अपनी लायबिलिटी का सही अंदाजा नहीं लगा पाते? इस पर सोचना दिलचस्प होगा कि ये ऑटोमेशन और सरलीकरण प्रोफेशनल रोल्स और बिजनेस रिस्क्स को कैसे रीशेप करते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ आसानी लाती है, वहीं दूसरी तरफ नए सवाल और शायद नई तरह की ज़रूरतें भी पैदा करती है। इस बहुत ही जानकारी भरी और प्रैक्टिकल चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को जीएसटी की इस नई पहल नियम 14A को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डीप डाइव के साथ। नमस्कार।